मैथ के किसी भी प्रश्न को आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वह किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ वहाँ पर जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से सिर्फ तुक्का लगाना है। सिर्फ आप तुक्का लगाओगे ऑप्शंस पर और आपका आंसर जो भी आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। तुक्का लगाने की जो भी विधि हम आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगी। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको मैथ आता भी नहीं हो, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, आपको कैलकुलेशन वगैरह भी अच्छे से सॉल्व करना नहीं आता, आप मैथ नहीं जानते हो, अगर आप मैथ जानते हो तो अच्छी बात है, अगर मैथ नहीं भी जानते हो तो भी यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी आंसर आएगा वह 100% सही आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी और रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर तुक्का लगाना है। आपका आंसर जो भी आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी। हमने आपसे बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक पार्ट तो आपका ये हो गया, और दूसरा पार्ट है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। आप किसी भी पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हमने बोला दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ये हर किसी को पता रहता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने भी चाल समय दूरी पढ़ा हो उसे ये नहीं पता हो कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब चाल गुणा समय होता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, और दूसरा बोला है कि एक अन्य प्लेटफॉर्म जो है वह 600 मीटर लंबा है, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में वह 60 सेकंड का समय लेती है। आप किसी भी यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, आप पहला वाला भाग ले सकते हो या दूसरा वाला भाग ले सकते हो, किसी से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले भाग से आपको तुक्का लगाकर बता देते हैं, दूसरे वाले भाग से आप तुक्का लगाकर खुद देख लेना। ठीक, इसके बाद हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि हमेशा ही रेलगाड़ी के जो प्रश्न होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि दो चीज़ें यदि दोनों के पास दूरी है तो हमें दोनों की दूरी को ऐड करना होता है, जिससे कि आपकी टोटल दूरी बन जाती है। हमने बोला दूरी यहाँ पर है, हमने बोला कि यहाँ पर रेलगाड़ी की दूरी नहीं दी गई है, यहाँ पर आपकी प्लेटफॉर्म की दूरी दी गई है। आपसे रेलगाड़ी की दूरी यहाँ पर हमसे पूछी गई है। हमने बोला प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, पहले ये तो बताइए। हमने बोला कि 400 मीटर लंबा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। हमने बोला कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमने बोला कि हमें पता नहीं है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर हम कैसे रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। हमने बोला कोई भी बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता कोई भी बात नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर चाल रखनी है हमें, तो हमने बोला कि चाल यहाँ पर आपको पता है। आप बोलो सर चाल, तो चाल भी हमें नहीं पता। चाल हमें पता होती तो हम यहाँ पर रख देते। हमने बोला चाल नहीं पता, कोई भी बात नहीं है, इसे भी छोड़ दो। हमने बोला कि समय पता है, हाँ सर समय तो पता है। यहाँ पर 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह 50 सेकंड का समय ले रही है, तो हमने बोला 50 सेकंड तो आप रख ही सकते हो। तो हमने बोला 50 सेकंड हमने यहाँ पर रख दिए। हमने बोला आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी और यहाँ पर चाल कितनी होगी। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, जिसमें जो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा ऑप्शंस भी आपके उसी के होंगे। यानी कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दी गई होगी। हमने बोला कि यहाँ पर यदि आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है तो यहाँ पर चाल भी आपसे दी गई होगी। हमने बोला कि यहाँ पर हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया तो कोई भी बात नहीं है, हमने यहाँ से ले लेंगे। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर हमने बोला कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 600 मीटर है, तो हमने बोला कि यहाँ पर हम 600 रख देते हैं। हमने 600 ले लिया। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर इस ऑप्शन को ले रहे हैं तो इसी की हमें चाल लेनी होगी, तो हमने बोला कि चाल भी हम इसकी ले लेते हैं। तो चाल हमारे पास नहीं थी तो हम चाल हम यहाँ से रख देते हैं। कितना हो गया आपका 72। अब ये आपका किलोमीटर प्रति हावर में है, और इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, किलोमीटर प्रति हावर को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। यदि मीटर प्रति सेकंड में यदि हम चेंज करते हैं तो उसे 5/18 से इंटू कर देते हैं। तो हमने बोला कि 5/18 से इसमें इंटू
कर देते हैं। हमने बोला कि ये एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। यदि ये दोनों पार्ट आपके बराबर लगे हुए हैं, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है, यदि बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये आपका पार्ट जितना बनेगा उतना ही आपका पार्ट ये वाला बनना चाहिए। हमने बोला ये वाला पार्ट कितना बन रहा है, तो 600 और 400 कितना हो गया आपका 1000 हो गया। हमने बोला यदि यहाँ पर 1000 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 1000 ही बनना चाहिए। यदि आपका यहाँ पर 1000 बन गया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर 1000 नहीं बना तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी गलत होगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं 18 चौक 72 होता है और 5 चौक 20 होता है, और 20 का गुणा यदि हम 50 में करते हैं तो आपका कितना बनता है, 5 दूनी 10, यानी कि 10 ये हो गया, 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला, यानी कि यहाँ पर भी आपका 1000 बन रहा है और यहाँ पर भी 1000 बन रहा है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता लग गया कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह आपकी 600 मीटर ही है और यहाँ पर चाल जो है वह 72 किलोमीटर प्रति आवर ही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इस प्रकार से हम यदि चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम भी लग सकता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कोई हो तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दो। हमने बोला शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक ले लो। हमने बोला शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप किसी भी ऑप्शन से ले लीजिए। शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए तो किसी भी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं है शॉर्ट ट्रिक के लिए, क्योंकि हमेशा ही आपको पता है कि शॉर्ट ट्रिक हमेशा ही क्वेश्चन को सॉल्व करती है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और तुक्का ट्रिक का मतलब होता है सीधा ऑप्शन से ही आंसर देना। हमने ऑप्शन से आंसर दिया तो हमारा हो गया तुक्का ट्रिक। हमने अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वह शॉर्ट ट्रिक। अब हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने बोला जब कभी भी इस प्रकार से दिया जाए कि इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे इतने समय में पार कर रही है, और दूसरा इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे इतने समय में पार कर रही है, तो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आपको सीधा ही वहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। आपने बोला सर क्या चीज़ याद रखें? हमने बोला कि आपको इतना तो अच्छे से पता ही होगा कि यहाँ पर ये आपका ये क्या दिया गया है, यहाँ पर दूरी दी गई है, और दूरी में यदि हम समय से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चाल मिलता है। तो यानी कि चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। हमने बोला कि यहाँ पर दोनों का जो डिस्टेंस है इनका आपस में अंतर कर दीजिए। अंतर कितना हो जाएगा, 400 और 600 का अंतर करेंगे तो आपका 200 अंतर हो जाएगा। तो हमने बोला डिस्टेंस तो आपका 200 हो गया। हमने बोला कि समय का क्या करेंगे, तो हमने बोला कि डिस्टेंस का अंतर कर दिया तो आप समय का भी अंतर कर दो। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपका 50 सेकेंड, और यहाँ पर कितना बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 60 सेकेंड। अंतर कितने का आप यहाँ 10 का अंतर आ गया। तो हमने बोला 10 का अंतर आ गया तो 10 हमने यहाँ पर रख दिया। हमेशा ही याद रखिएगा जब कभी चाल समय दूरी का जब कभी कोई भी प्रश्न आएगा तो यदि आपसे दूरी पूछी जाएगी तो वह हमेशा ही मीटर में आपको आंसर देना होता है, और यदि यहाँ पर आपसे चाल पूछी जाएगी तो उसे किलोमीटर प्रति आवर में ही आंसर देना होता है, और समय के लिए हमको हमेशा ही सेकंड में आंसर देना होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो दूरी किस में है, आपकी मीटर में है, और समय किस में है, सेकंड में है। तो ये मीटर प्रति सेकंड बन रहा है, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 18/5 से इसमें इंटू कर देंगे। यदि हम 18/5 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 1 0 से तो आपका 1 0 कट जाएगा, और 5 चौक 20, 18 चौक 72, कितना आया आपका 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल मिल चुकी है। यदि आपको रेलगाड़ी की चाल मिल चुकी है तो आप यहाँ पर अच्छे से दूरी निकाल सकते हो। दूरी किस प्रकार से निकालोगे वो भी आपको अच्छे से पता है। दूरी बराबर यहाँ पर क्या करोगे, दूरी बराबर किसी भी, यहाँ पर आप किसी भी पार्ट से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर दूरी के लिए यहाँ पर आप x मान लोगे, चाल आपकी यहाँ पर मिल ही चुकी है, समय आप लगा दोगे, x की वैल्यू जो भी निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको इस प्रश्न को इस प्रकार का जब कभी प्रश्न पूछा जाए जिसमें आयतन पूछ लिया जाए शंकु का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हम जो बता रहे हैं सिर्फ उतना कर दीजिए, आपका आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि जब कभी भी आपसे आयतन पूछ लिया जाएगा किसी शंकु का, तो आप सबसे पहले यदि एक 11 हो तो 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा आप यहाँ पर त्रिज्या से डिवाइड करके देख लीजिए। तीसरा आप हाइट से डिवाइड करके देख लीजिए। इन तीनों से आप डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो 100% आपका ऑप्शन डिवाइड हो रहा होगा। दूसरी बात आपको 100% याद रखनी है, इसे अच्छे से कान में डाल लीजिए। यदि त्रिज्या या हाइट इनमें से कोई भी यदि 3 से या 7 से डिवाइड हो रहा हो तो पहले उसे डिवाइड करके देख लेना है। डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा उससे आपको डिवाइड करके देखना है। हमने बोला कि यहाँ पर
आपका एक तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या भी आपकी दी गई है, यानी कि हम 6 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। और ऊंचाई कितनी दी गई है आपकी 7 दी गई है, तो हम 7 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर हम 3 चीज़ों से डिवाइड करके देख सकते हैं, एक 11 से, एक 6 से और एक 7 से। हमने बोला क्या 7 से या 3 से कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोले सर बिल्कुल भी हो रही है। तो हमने बोला 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, कितनी बार हो रही है, एक बार हो रही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से आपकी कम से कम 2 बार से ये संख्या 3 बार से ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए। यदि 3 बार संख्या डिवाइड हो रही होती तो हम यहाँ पर 6 को छोड़ देते। एक बार डिवाइड हो रही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि आयतन पूछा गया है। हमने बोला 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं ले सकते। यदि 7 से डिवाइड हो रही है तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास क्या बचता है, एक 6 बचता है और एक 11 बचता है। त्रिज्या से तो आप कभी भी डिवाइड करके देख लीजिए, 3 का रूल भी आप मत लगाइए, कोई भी टेंशन नहीं है, 3 का रूल भी आप मत लगाइए, सीधे 7 का ही रूल लगा लीजिए। त्रिज्या या हाइट यदि 7 से डिवाइड हो रही हो तो पहले आपको 7 से डिवाइड कर लेना है, जो भी आपका बचेगा फिर उससे आप डिवाइड करके देखोगे। हमने बोला अब हमारे पास क्या है, एक 6 है और एक 11 है, 6 और 11 से हम डिवाइड करके देख सकते हैं। हमने बोला कि 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो कि आपकी 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी। ये संख्या आप यहाँ पर देखोगे सारी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमें 3 से देखना है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 8 और 8 दूनी 16 और एक 17, 17 कभी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 5 और 4 9 और एक 10, ये 10 जो है कभी भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 और 2 6, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 और एक 3 और एक 6, ये भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली 2 संख्याएं हैं, यानी कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वे आपकी 6 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला यदि ये 6 से डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर 11 वाला नियम लगा लीजिए। हमने बोला 11 वाले यदि हम नियम लगाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या करना होगा, यहाँ पर 11 एक हम 11 करेंगे तो यहाँ पर आपका बची आएगा यहाँ पर 9 और एक 10, तो यानी कि ये संख्या जो है वह 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा कि ये संख्या देखें तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 6 से भी ये संख्या डिवाइड हो रही है, 11 से भी ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 100% हमारा आंसर यही होगा और कोई भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के बराबर क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1000। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1000 होता है, और ये हो गया आपका एसपी। क्या हो गया आपका एसपी हो गया। हमने बोला आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, सीधा ही आप ऑप्शन पर आ जाइए। हमने बोला कि यहाँ पर 5 का गुणा 5 में करते हैं कितना होता है 25, 25 और 1 कितना हो जाता है 26। क्या 26 से ये 1000 डिवाइड हो जाएगा? अब बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 19 चौक 76 और एक 77, कितना बन रहा है आपका 77 बन रहा है। क्या 77 से 1000 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो 20 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा आपका 21 बनेगा। 21 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये कितना है 19 पंजे 95 और 5 100, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 100 बन रहा है। क्या 100 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.1/2% है वार्षिक दर से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन क्या होगा? यानी कि हुआ क्या कि पहले साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी 6.1/2%, उससे वह क्या हो गई 8% हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो गई। तब वहाँ पर मूलधन क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ना हमें अंतर की बात करता है, तो जहाँ पर भी अंतर की बात करेगा तो वहाँ पर आपको करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही अंतर की बात करेगा, परसेंटेज में भी कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकता है, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कर सकता है। कहीं पर भी आपका यदि यहाँ पर अंतर की बात करता है तो अंतर की बात जहाँ कहीं भी करेगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है, ये जो है ये आपका क्या हो गया अंतर दिया गया है। यदि ये अंतर दिया गया है तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर भी आपका ये 2% दिए गए हैं,
यदि हम इन दोनों परसेंटों का यदि हम अंतर निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 और ये कितना है आपका 8%। यदि 8% में से 6.5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 1.5%। यदि 1.5% की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो 5 या 15 बट्टे 5 दूनी 10 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी ये परसेंट जो होती है, कोई सा भी परसेंट हो, कोई भी कैसा भी परसेंट हो, जैसे कि हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जैसे यहाँ पर 5% है, कोई 5% दिया गया है, तो हमने बोला 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो यानी कि हमेशा ही ये तो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है। इसके बाद ये जो होता है ये हमेशा ही अंतर की वैल्यू होती है। किसकी होती है? अंतर की वैल्यू होती है। यदि आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट करना चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, और यदि नोट ना करना चाहें तो हमेशा ही माइंड में बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फर्स्ट वैल्यू होती है, एक मिड होती है और एक होती है आपकी लास्ट। तो ये जो होती है ये हमेशा ही फर्स्ट वैल्यू होती है, और ये जो होती है ये हमेशा ही मिड वैल्यू होती है, यानी कि अंतर वाली वैल्यू होती है। ठीक, तो ये आपकी 3 होती है। और यहाँ पर इसमें यदि लाभ बोला जाएगा तो इसमें इसे ऐड कर दिया जाएगा, यदि हानि बोला जाएगा तो इससे इसे माइनस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो तो उसमें तो हमेशा पैसा बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है। तो हमेशा ही उसमें क्या होता है, इसमें ऐड ही किया जाता है। तो कितना हो जाता है, ये आपका 203 हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हम देखिए, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, इनका हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक, क्या, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर मिड वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है, और मिड वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, अब तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मिड वैल्यू क्या होती है। तो मिड वैल्यू आपकी 3 होती है और मिड वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो मिड वैल्यू है इससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 13 3 39 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 13 पॉइंट, यहाँ पर 13 पंजे 15 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। कितना आ गया 13.5, यानी कि 13/10 आ गया। हमने बोला कि 13/10 का मतलब क्या है, मिड वैल्यू आपकी ऊपर वाली है। कौन सी है? मिड वैल्यू आपकी ऊपर वाली है। हमने बोला 135 से डिवाइड करके देख लो, जो भी ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 135 से जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 135 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 135 दूनी कितना होता है, 270 होता है। कितना होता है, 270 होता है। ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 135 दूनी 270 होता है, यहाँ तक डिवाइड हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इन चीज़ों का यदि आप यूज करना सीख जाते हो तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर तुक्का ट्रिक में काम नहीं आएंगी, ये आपकी हर जगह पर काम आएंगी। जो आप सॉल्यूशन भी करते हो ना, तो सॉल्यूशन में भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। ठीक, हमेशा ही आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो मिड वैल्यू होती है, नीचे वाली जो होती है बाकी फर्स्ट वैल्यू होती है, और लास्ट वैल्यू बनाने के लिए या तो आपका अंतर कर दिया जाता है या फिर आपका उनका योग कर दिया जाता है। ठीक, तो इससे आपकी लास्ट वैल्यू बन जाती है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक शिक्षक को 96 किताबें और 180 कॉपियाँ कुछ विद्यार्थियों में इस प्रकार वितरित करनी है कि सभी विद्यार्थियों को किताबों की समान संख्या मिले और इसी प्रकार कॉपियों की भी समान संख्या मिले। इसके बाद बोला गया है, उपहार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। जब कभी आपसे अधिकतम की बात की जाती है या फिर कम से कम की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा ही आपका एलसीएम या एचसीएफ की बात की जाती है, और यहाँ पर यदि अधिकतम की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमेशा ही एचसीएफ की बात की जाती है, और यदि कम से कम की बात की जाती है तो वहाँ पर एलसीएम होता है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्याओं को जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देती है वही आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो हमने बोला कि यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से देख लीजिए कौन सी संख्या इन सभी ऑप्शंस को डिवाइड कर रही है, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो वही आपका आंसर होगा। हमने बोला 12 से यदि हम देखते हैं तो 12 से आपका ये भी और ये भी, देखिए दोनों संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला 4 से देखते हैं तो 4 से देखिए 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 से आपकी दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। अब 16 से यदि हम देखते हैं तो 16 से 96, और यहाँ पर देखिए 16 से ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से देखते हैं तो 6 से देखेंगे तो 6 ये हो जाएगा, और देखिए 6 से भी आपकी ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पर, 1 2 और 3 ऑप्शन है हमेशा हमारे पास इस समय पे। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपको एचसीएफ की बात की जाएगी और ऑप्शन आपके पास 2 या 2 से अधिक से मिल जाएँ, तो आप हमेशा ये हमारे याद रखिएगा कि वहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपका 100% आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा।
अगर यहाँ पर हमारा 12 की जगह पर यदि 16 ऐसी संख्या होती जो कि इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देती, 16 से आपकी 180 डिवाइड नहीं हो रही, यदि आपकी यहाँ पर 16 से 180 डिवाइड हो जाती और ये भी डिवाइड हो रही है, यदि 180 भी डिवाइड हो जाती तो हमारा आंसर 16 होता, ये नहीं होता। तो आपको हमेशा याद रखना सभी ऑप्शंस में सबसे बड़ा ऑप्शन जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, यदि यहाँ पर HCF की बात होगी तब। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, सीधा ही आप 11 से डिवाइड करके देख सकते हो। यदि आप 11 से डिवाइड करके देख सकते हो तो देखिए 11 से ये संख्या तो डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर इसे देखें तो ये भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी और ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 11 से तो आपकी दो संख्या डिवाइड हो रही हैं। हमने बोला कि आपका यहाँ पर देखिए कि 7 से आपकी 25 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 से आपका 42 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 7 से 42 कितनी बार में हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या से ही देख लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का क्रम से क्या बोला गया है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई आपकी 42 सेंटीमीटर है। तो 42 सेंटीमीटर इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम 25 से ही देख लेते हैं। यदि हम 25 से देखें तो देखिए 25 से आपका ये 600 डिवाइड हो जाएगा और 25 दूनी 50, यहाँ पर 10 बच जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है वह 25 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यानी कि यहाँ पर 2 और एक 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर कट चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 से आपकी ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 6000 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा और 600 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रश्नों में तुक्का किस प्रकार से लगाना है, वो चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक, तो यदि आपको ना समझ आए तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर एलसीएम देखना है, यहाँ पर कितना है 15 दिन, यहाँ पर कितना है 20 दिन। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। तो 60 आपका 15 से और 20 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 60 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अगर अच्छे से समझ ना आए, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ ना आए तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे उन चीज़ों की। जैसे कि हम बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई प्रश्न आया, उसमें आपको समझ नहीं आया कि ये चीज़ कैसे निकाल दी, तो आप वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखिए, टाइम एंड वर्क का है तो टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लीजिए। जो भी आपको वीडियो मतलब कि जो भी आपको कोई भी चीज़ यदि समझ नहीं आती है किसी भी चैप्टर से, तो आप उस चैप्टर को क्या कीजिए कि आप कमेंट वहाँ पर सबसे पहले आप चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर जाकर चेक करोगे। ठीक, और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, उसका दूसरी बात, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। हमने आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, उसमें दर के लिए किस प्रकार से तुक्का लगाना है और आपको वहाँ पर समय के लिए किस प्रकार से तुक्का लगाना है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है सारा। यदि आपको ना समझ आए तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि यहाँ पर मूलधन में कितने जीरो हैं, तो हमने बोला मूलधन आपका ये हो जाएगा, मूलधन में कितने जीरो हैं, 1 और 1 2 जीरो हैं, तो 2 वर्ष का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ ना आए कोई भी चीज़ तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालना और यहाँ पर समय निकालना, किस प्रकार से तुक्का लगाना है, वो हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक, तो ना समझ आए तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैले में कुल 210 रुपये हैं, कितने हैं, 210 रुपये हों, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है
और हमने बोला कि रेशियो किस चीज़ का दिया गया है, तो सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। यदि सिक्कों का रेशियो यहाँ पर आपका दिया गया है और सिक्कों की ही आपसे यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर सीधा ही आप यहाँ पर रेशियो से ही डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% आपको मिल जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, तो 1 रुपये के सिक्कों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 रुपये यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर है, तो उसका रेशियो भी आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा। यानी 5 से डिवाइड करके देखिए, जो भी ऑप्शन आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो 5 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, और 5 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा वही संख्या आपकी 5 से डिवाइड होगी, वरना कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या या लास्ट में 5 बना हुआ है, तो यही संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आपका एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर आपकी ये संख्या रखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इंटू का लगा हुआ है। इसके बाद रूट के अंदर रखा हुआ है आपका 400। हमने बोला इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही आपका ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला ये तो आपका एक ब्रैकेट है पूरा, और कभी भी आपको अच्छे से पता है कि एक पूरा ब्रैकेट जो होता है वो पूरे एक बार में ही सॉल्व होता है, जो भी आपका निकलता है वो एक बार में ही निकलता है। तो इससे हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है ये ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है और गुणा में लगा हुआ है। यदि ये गुणा में लगा हुआ है तो यहाँ पर ये यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितने के रूप में बाहर निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 20 का 400 होता है, यानी कि ये 20 के रूप में बाहर निकल आएगा। हमने बोला 20 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 20 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 20 से आपका 22 डिवाइड होगा नहीं, और 22.2 आपका डिवाइड होगा नहीं, तो 20 से आपका 40 डिवाइड हो जाएगा और 20 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर अब यहाँ पर तो अब 2 ऑप्शन में फंस गए, अब क्या करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ये इसे ध्यान से देखिए, सिर्फ देखना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है। हमने बोला इसे देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करोगे तो बन जाए, बन सकता है कभी भी। तो आप बोलो सर इसे सॉल्व करने पे बन तो कभी भी नहीं बन सकता। यदि बन नहीं बन सकता तो 20 कभी भी आपका आंसर आ नहीं सकता। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा ये समझ आ गया होगा।